Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. In previous videos, we study about the introduction of relevancy of facts and section 4 and 5 of relevancy of facts. Today we will cover section 6 and 7 of relevancy of facts. So friends, section 6 को शुरू करने से पहले अब हम देखते हैं section 2 ये क्या कहता है बीएसए का। ये नई प्रोविजन ऐड की गई है बीएसए में। ये क्या बोलता है, इफ एनी वर्ड इज यूज्ड बट डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड इज नॉट गिवन इन बीएसए देन द मीनिंग ऑफ दैट शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन इन आईटी एक्ट, बीएनएसएस एंड बीएनएस। वो बोल रहे हैं इसमें कि अगर जो भी वर्ड कोई भी दिया गया हुआ है इसमें, अगर वो मतलब कि बीएसए में गिवन नहीं है ना, तो उसका मीनिंग जो है उसका सेम मीनिंग होगा किससे, जो कि वर्ड और जो वर्ड का मीनिंग आईटी एक्ट में होगा, बीएनएसएस में होगा और बीएनएस में होगा, वही सेम मीनिंग हम बीएसए में लेंगे उसका। ठीक है, इसके आगे हम अब करते हैं सेक्शन 6 क्या बोलता है बीएसए का। सेक्शन 6 हमें बताता है मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस एंड और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसके बारे में हमें सेक्शन 6 बताता है बीएसए का। इसमें क्या बताया गया, अब इन एक्सप्लेनेशन एंड इन इलस्ट्रेशंस वकील्स इज रिप्लेस्ड बाय एडवोकेट्स। मतलब कि बीएसए में जो एक्सप्लेनेशन है और इलस्ट्रेशंस हैं उसमें वकील वर्ड है ना, जो उसे एडवोकेट से रिप्लेस किया गया है। जो मैन वर्ड है उसको पर्सन वर्ड से रिप्लेस किया गया है और जो रेविस्ड वर्ड है उसको रिप्लेस किया गया है रेप्ड से। ठीक है, इसमें अब हमें क्या बताया गया है कि ये चेंजेस किए गए हैं बीएसए में। जे इंडियन एविडेंस एक्ट में वकील्स, मैन और रेविस्ड वर्ड था, जो कि चेंज होके बीएसए में आ गया है एडवोकेट्स, पर्सन और रेप्ड। अब ये सेक्शन 6 कहता क्या है, सेक्शन 6 में बताया गया है कि एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रेपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। वो कहता है कि एक फैक्ट जो है वो रेलिवेंट कब होगा, जब उसमें उसका मोटिव और प्रेपरेशन दिखाया गया होगा किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का। ठीक है, फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट इन दिस सेक्शन। कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट्स हैं इस सेक्शन में, मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट। अब हम देखते हैं कि मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट को कहते क्या हैं, इसका क्या मतलब है। पहले हम देखते हैं मोटिव। मोटिव क्या होता है, अब हम कहते हैं ना, जैसे कॉमन लैंग्वेज में कह लो कि अगर किसी ने कोई एग्जाम पास आउट करना है, जैसे किसी ने जुडिशरी ही करना है, उसने दिन रात मेहनत की और वो अपना जो जुडिशरी का एग्जाम है वो पास आउट कर गया, तो हम यही बोलते हैं ना उसका मोटिव था, उसने इसलिए ये सारी प्रेपरेशन की, अपनी इतनी मेहनत की, उसका मोटिव था तो उसने अकम्प्लिश किया उसको। इसका मतलब यही है कि मोटिव की उसका कोई मोटिव होना, जैसे कि कोई भी फैक्ट जो कि मोटिव शो करता है किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट के फैक्ट के पीछे, वो क्या होता है, वो रेलिवेंट फैक्ट ही होता है। मोटिव क्या कहता है, मोटिव रेफर्स टू अंडरलाइंग रीजन दैट ड्राइव्स अ पर्सन्स एक्शन। कहते हैं कि मोटिव क्या होता है, एक अंडरलाइंग रीजन होता है जिससे कि जो कि ड्राइव करता है क्या, पर्सन, किसी भी पर्सन का कोई भी एक्शन, उसे हम मोटिव कहते हैं। इट शेड्स लाइट ऑन व्हाई समवन माइट हैव कमिटेड अ पर्टिकुलर एक्ट। इससे हमें ये भी पता चलता है कि क्यों किसी ने ये कोई भी पर्टिकुलर एक्ट क्यों उसने किया है। ठीक है, जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ए एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट का मतलब क्या होता है, थ्रेट करना, किसी को थ्रेट करके मनी की डिमांड करनी, उसको बोलते हैं एक्सटोर्ट। ए एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम बी बाय थ्रेटनिंग हिम ओवर द कॉल। ए ने बी को कॉल किया और उसे थ्रेटन किया कि मुझे पैसे दो। ये क्या हो गया, उसने मतलब कि ए ने बी को थ्रेट किया। अगले दिन क्या हुआ, ए की जो डेड बॉडी थी वो मिली। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बी का मोटिव था कि वो ए को मार दे। क्यों, क्योंकि वो उसे थ्रेट कर रहा था। ए ने फोन करके बी को थ्रेट किया कि मुझे पैसे दे दे, और बी ने क्या किया, बी का मोटिव हो सकता है कि ए को मैं मार दूं क्योंकि वो मुझे थ्रेट ही इतना कर रहा है कि मैं उसको मार ही देता हूं, और अगले दिन ए की बॉडी, डेड बॉडी मिल जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि बी का मोटिव हो सकता है कि वो ए को मारे।
तो ये हो गई मोटिव की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या होता है? प्रेपरेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द मीन्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। प्रेपरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट करना, कोई भी नेसेसरी अरेंजमेंट करना, किसका? कोई भी चीज का, जिससे कि वो क्राइम कमिट कर सकता है, उसे बोलते हैं हम प्रेपरेशन। अभी ये क्या कहता है? बिफोर कमिटिंग अ क्राइम इंडिविजुअल्स ऑफन टेक स्टेप्स टू प्रिपेयर वेदर गैदरिंग टूल्स। कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं वो? गैदरिंग टूल्स इकट्ठे करने, प्लानिंग एन एलिबाई, कि कोई भी प्रोटेक्शन लेने की, अगर हमने क्राइम कर भी दिया है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और कोई सिक्योरिंग रिसोर्सेज। ये सारा किसके अंदर आ जाता है? प्रेपरेशन के अंदर। और ये भी इसमें बताया गया कि एविडेंस रिलेटेड टू दिस प्रेपरेटरी एक्शंस आर कंसिडर्ड रेलिवेंट। प्रेपरेटरी एक्शंस जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो एविडेंस होगा वो क्या माना जाएगा? रेलिवेंट ही माना जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए गेव पॉइजन टू बी। ए ने बी को क्या दिया? पॉइजन, जहर दिया। एंड ए वॉज सीन बाइंग द पॉइजन बिफोर दैट डे। ए को पिछले दिन, जैसे आज ए ने बी को जहर दिया और कल ए को देखा गया था वो पॉइजन को खरीदते हुए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेपरेशन। कि आज ए ने बी को जहर देना था, इसलिए वो कल दुकान पर गया था और पॉइजन खरीद रहा था। इसको हम बोलते हैं प्रेपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंडक्ट। कंडक्ट किसे बोलते हैं? कंडक्ट किसका हो सकता है? किसी भी पार्टी का, एजेंट का, और पर्सन जो कि लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है, उसका कंडक्ट माना जाएगा रेलिवेंट। ठीक है, वेदर द कंडक्ट अकर्ड बिफोर और आफ्टर रेलिवेंट इवेंट्स। किसी भी रेलिवेंट इवेंट के पहले या बाद में हो कंडक्ट, दोनों ही क्या रिमेन रेलिवेंट ही होंगे, रेलिवेंट ही माने जाएंगे। कंडक्ट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट रिवीलिंग इंटेंशंस, मोटिवेशंस एंड एक्शंस। कंडक्ट क्या करता है? किसी की अटेंशन ही बताता है ना। जैसे हमने एग्जांपल ली थी एग्जाम की, जुडिशरी एग्जाम की, उसमें क्या था? अब हम देखते हैं, ये देखो एग्जांपल। ए वांट्स टू क्लियर जुडिशरी एग्जाम। He studied for 10 hours a day। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? A passed the exam। अब इसमें क्या हुआ कि A का मोटिव क्या था? कि उसे एग्जाम पास करना है, उसे कैसे भी जुडिशरी का एग्जाम पास करना है। प्रेपरेशन उसकी क्या थी? वो 10 घंटे स्टडी करता था दिन में, वो होगी उसकी प्रेपरेशन। और कंडक्ट क्या हो गया? ए ने एग्जाम पास कर लिया, वो उसका क्या हो गया? कंडक्ट हो गया। इससे हमें क्या पता लगती है? उसकी इंटेंशन। उसकी इंटेंशन क्या थी? कि उसने जुडिशरी का एग्जाम पास करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेदर इट्स अ पार्टी, एजेंट और पर्सन, देयर बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। वो बोलते हैं इसमें कि चाहे वो पार्टी हो, एजेंट हो, या कोई पर्सन हो जो कि लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है, उन सभी का बिहेवियर क्या करता है? हमें केस की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है। सभी के बिहेवियर के बारे में हम बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो केस किधर को जा रहा है, क्या हुआ था उसमें, क्या नहीं हुआ था। आगे हमें देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्ट। 2 तरह के कंडक्ट होते हैं। कौन से? एक होता है प्रीवियस कंडक्ट और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब हम ये प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं ए और बी क्या थे? दोनों गुड फ्रेंड्स थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? दोनों में हीटेड आर्गुमेंट्स हो गए, बहुत ज्यादा जबरदस्त आर्गुमेंट्स हो गए कि उनकी एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? बी वहां से चला गया। ए ने क्या किया? ए वेंट टू बी आफ्टर परचेजिंग। ए भी बी के पास गया नाइफ एक शॉप से लेके। ठीक है, ए ने बी को मार दिया और वहां से भाग गया। अब इसमें देखें तो इसमें मोटिव क्या था? मोटिव था इसमें कि जो ए है वो बी को मारना चाहता था।
क्यों? क्योंकि उनमें हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। ठीक है, अब बी वहां से चला गया तो ये क्या हो गया? प्रीवियस कंडक्ट। कि बी वहां से चला गया, बी नहीं चाहता था कि हम आगे ये लड़ाई और बढ़े, तो ये बी का कंडक्ट भी बताता है कि वो वहां से चला गया। ठीक है, ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया। और आगे क्या किया? ए जो बी के पास गया बाद में एक नाइफ को खरीद के शॉप से, और उसने बी को मार दिया और वहां से चला गया। जब ए वहां से भागा, इसको बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इससे हमें पता चलता है कि ए बी को मारना चाहता था और उसने उसको मार दिया। अब हेयर ए वॉज वेरी फ्यूरियसली रनिंग टुवर्ड्स बी विद नाइफ इज हिज प्रीवियस कंडक्ट। बी चला गया, वो बी का प्रीवियस कंडक्ट था, और ए जो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बी की तरफ भाग रहा था एक नाइफ के साथ। वो ए का प्रीवियस कंडक्ट है, और ए बी को मारने के बाद भाग गया, वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। अब इसमें से हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस कंडक्ट किसे कहते हैं और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या कहते हैं, और ये दोनों ही कंडक्ट में रेलिवेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? द टर्म कंडक्ट एक्सक्लूड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है? ओरल और रिटन दोनों। कंडक्ट में स्टेटमेंट्स नहीं आती, पर कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगी। वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन से सेक्शन हैं? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एज स्टेटमेंट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट। If A verbally stated that A had been raped without formally making a complaint, A ने verbally ये कहा कि उसका रेप हुआ है, लेकिन उसने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करवाई, सिर्फ उसने verbally बोला है कि मेरा रेप हुआ है। ये स्टेटमेंट है जो वो इस सेक्शन में, सेक्शन 6 ऑफ BSA में रेलिवेंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये और कहां पे रेलिवेंट हो सकती है? एक तो हो गया डाइंग डेक्लेरेशन, सेक्शन 26 क्लोज ए। इसमें क्या है कि अगर वो ये ऐसी स्टेटमेंट हो जाती कि रेप के बाद वो बोलती, ए जो है वो कहती कि मेरा रेप हुआ है, और उसके बाद वो मर जाती, तो ये क्या मानी जाती? डाइंग डेक्लेरेशन, कि उसने मरते मरते कोई स्टेटमेंट दी है, वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, एक तो ये एक्सेप्शन आ गई, और सेकंड आ गई करोबोरेटिव एविडेंस। एज स्टेटमेंट कुड सर्व एज करोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160। 160 में ये करोबोरेटिव एविडेंस की तरह ली जाएगी। ठीक है, करोबोरेशन क्या होता है? एक एडिशनल एविडेंस होता है जो कि सपोर्ट या कंफर्म करता है एक पर्टिकुलर फैक्ट के ट्रूथ को, कि वो ट्रू है। ठीक है, ये अब हमें पता चल गया कि वैसे तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन इन दो कंडीशंस में वो हो सकती हैं। ये हैं इसकी एक्सेप्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 2। व्हेन अ पर्सन कंडक्ट्स इज रेलिवेंट, any statement made to them or in their presence which affect their conduct is also relevant। बोलते हैं कि अगर पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट है, एक पर्सन का कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट है, तो उसमें कोई भी स्टेटमेंट बोली गई हो उसने या उसकी प्रेजेंस में, वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने चिल्लाया कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, और बी वहां से भाग गया, तो ये जो कंडक्ट है वो इस स्टेटमेंट, ए की स्टेटमेंट से अफेक्टेड है। अगर ए ने बोला कि पुलिस आ रही है, तो बी गिल्टी है, तो वो भाग गया ना, तो इससे इस स्टेटमेंट से इफेक्ट तो पड़ा ना कोई, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये रेलिवेंट है। ठीक है, सेक्शन 6 इतना ही है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 में आ गया फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। अभी ये क्या बताता है कि बीएसए में फैक्ट इन इशू वर्ड है जो उसको ऐड किया गया है। इंडियन एविडेंस में ये नहीं था, बीएसए में इसको ऐड किया गया है। ये क्या बोलता है? एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट विच एक्सप्लेन्स और इंट्रोड्यूस, क्या क्या करता है? एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस
और क्या कहता है, सपोर्ट, रिबट, ठीक है, एक्सप्लेन्स और इंट्रोड्यूस देम, सपोर्ट और रिबट देम, एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, आइडेंटिटी, ठीक है, फिक्सेस टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस, एंड शोज रिलेशनशिप। ये सभी जो है ना, जो फैक्ट का ये रिलेशन शो करते हैं, या टाइम एंड प्लेस बताते हैं, या पर्सन की या किसी भी चीज की आइडेंटिटी बताते हैं, या फिर फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को रिबट करते हैं, या उसको सपोर्ट करते हैं, या इंट्रोड्यूस करते हैं, या एक्सप्लेन करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 में देखा, यहाँ पे लिखा है ना, ये सारा बिकम्स रेलिवेंट फैक्ट सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। कब तक हो गए ये सो फार एज का क्या मतलब है, जब तक कि वो नीडेड है, वो जो फैक्ट्स है ना, वो जब तक जहां तक नीडेड है ना, वहां तक ही वो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे उस पर्पस के लिए। ठीक है, द फैक्ट्स विच आर, जो रेलिवेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, पहला आ गया इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। These facts are necessary to explain or introduce a fact and issue or a relevant fact. ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या करता है, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन के ट्रू नेचर को बताने में ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेट ऑफ अ पर्सन ऑफ एंड हिज प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल, ए इज अ सन ऑफ बी एंड हैविंग वन हाउस इन चंडीगढ़। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। इसमें क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को। ये हमें कंप्लीट डिटेल देता है उस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल, कंप्लीट डिटेल ऑफ पर्सन्स प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल अब हम इसमें से ही ले लेते हैं, इसमें तो इंट्रोडक्शन दी, अब इसमें क्या बता दिया, जो चंडीगढ़ में एक उसका हाउस है, वो कहाँ पे पड़ता है, सेक्टर 20 में, सेकंड लेन में, ऑपोजिट मार्केट। ये क्या हो गया, हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सपोर्टिव फैक्ट। सपोर्टिव फैक्ट क्या बोलता है कि दीज आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इशू और अ रेलिवेंट फैक्ट। जो कि किसी भी इन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं सपोर्टिव फैक्ट। जैसे ए बिफोर डाइंग मेड अ विल ऑफ हिज प्रॉपर्टी कंटेनिंग 4 एकड़ लैंड एंड 2 हाउसेज। कि ए ने मरने से पहले एक विल बनाई अपनी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या था, 4 एकड़ लैंड था और 2 हाउसेस थे। ठीक है, और अगर विल में मेंशन था कि वो जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो उसके सन को मिलेगी, तो ये क्या है, इसमें ये भी है कि ए का सन है और 2 डॉटर हैं। तो अब उसने विल में मेंशन किया हुआ है कि ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू सन, तो ये डॉटर्स हैं जो वो लाइबल ही नहीं है इसके अंडर विल के, ये विल को एग्जीक्यूशन में। ठीक है, अकेले सन की है प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, वो सपोर्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू को कि वो प्रॉपर्टी सारी सन की है, इसलिए वो रेलिवेंट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव फैक्ट। अगला आ गया रिबर्टिव फैक्ट। रिबर्टिव फैक्ट में क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है इन्फ्रेंस को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेम ऊपर वाली एग्जाम्पल जो हमने ली थी, उसमें अगर वो कह देता है कि दैट ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सन, पर प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो गलत दे देता है। जैसे यहाँ पे 4 एकड़ लैंड है ना, 4 एकड़ लैंड और 2 हाउसेज। अब वो विल में लिख देता है कि 5 एकड़ लैंड है और 1 हाउस है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये रॉन्ग हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसकी विल के साथ, तो ये भी रेलिवेंट होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये आ गया रिबर्टिव फैक्ट में। नेक्स्ट आ गया टाइम एंड प्लेस। In any proceedings, any fact that assists in determining the time and location of a relevant fact is admissible in evidence. टाइम और फैक्ट में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें ये आ जाता है दिस इंक्लूड्स एक्सपर्ट रिपोर्ट। जैसे कोई भी मर्डर हुआ है या कुछ भी है, उसकी जो बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, उससे हमें पता चल जाता है ना उसकी डेथ कब हुई थी,
कितने टाइम पहले हुई थी, वो सारा पता चल जाता है हमें, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। विच कैन हेल्प एस्टेब्लिश द टाइम ऑफ अ क्राइम सच एज मर्डर एंड फिजिकल साइंस ऑफ अ स्ट्रगल एट अ क्राइम सीन, वही आ गया। विच कैन हेल्प पिन पॉइंट वेयर द क्राइम टुक प्लेस, ठीक है। दिस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस से भी हो सकता है, जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हो गए। डायरेक्ट एविडेंस से भी हो सकता है, जैसे हमें वो लोकेशन से ही कोई एविडेंस मिल गया। सर्कमस्टांशियल भी हो सकता है कि हमें पहले का कोई एविडेंस मिल गया, वो सिचुएशन होने के, क्राइम होने से पहले। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ए का जो है मोबाइल स्नैच हो गया, ठीक है। जहां पर स्नैच हुआ उसके ऑपोजिट एक शॉप थी जिसके सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया, तो वहां से हमें पता चल गया कौन से टाइम पे हुआ है और कौन सी प्लेस पे हुआ है, ठीक है। इससे हमें टाइम एंड प्लेस पता चल गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज। In cases where existence of a relationship between parties or any other persons is crucial to decision of the case, कि कोई भी ऐसा केस है जिसका डिसीजन जो है वो इस पे बेस करता है कि वो पार्टीज में रिलेशन क्या था, वहां पे ये रेलिवेंट होगा। ये रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है। The nature and dynamics of this relationship also plays a crucial role in the case, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, A killed B, और B कौन थी, A की वाइफ थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें A ने B को मार दिया, B क्या थी, A की वाइफ थी। अब इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये कैसे प्रूव हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट है, उसको रेलिवेंट माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन में क्या है, व्हेन द कोर्ट नीड्स टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एनी एंटिटी और इंडिविजुअल, एनी फैक्ट दैट कंफर्म सच आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड रेलिवेंट। जैसे हमने ये मोबाइल स्नैचिंग की एग्जांपल ली थी ना, तो इसमें सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया, उससे हम उसकी आइडेंटिटी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी में तो आ गया ना कि वो पर्सन कौन था, वहां से उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, ठीक है। ये पता चल गया कि कौन सा मोबाइल जो है वो स्नैच हुआ है, मोबाइल की भी आइडेंटिटी पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ गए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, इसको हम टिप भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ अ पर्सनस आइडेंटिटी। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी के प्रूफ को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वन वे टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इज थ्रू टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। एक वे होता है एक्यूज्ड की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का, वो क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, मतलब टिप। पुलिस जो होती है वो टिप होल्ड कराती है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, कब, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे। जो टिप्स होते हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने भी होते हैं, कोर्ट में। और ये भी बताया गया है कि टिप जो होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है जो कि पुलिस के सामने हुआ है, ठीक है। टिप होता क्या है, टिप होता है जैसे भी कोई भी क्राइम हुआ है, उसमें एक एक्यूज्ड है, ठीक है, जिसने क्राइम कमिट किया है, और एक पर्सन है कोई जिसने कि ये क्राइम होते हुए देखा है अपनी आंखों से, मतलब वो आई विटनेस हो गया। और ये जो आई विटनेस होता है ना, जब ये कोर्ट में एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करेगा ना कि यही वो एक्यूज्ड है जिसने कि वो क्राइम कमिट किया है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, ठीक है। दिस हेल्प विटनेसेस टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस और द पर्सन कंसर्न। ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन क्या हो गया, अक्यूज्ड। दिस enables the witness to identify the person alleged to have committed the offense, ठीक है, especially when such a person was not previously known to the witness or informant।
इसमें ये भी बोला गया कि जो आई विटनेस है ना, वो पहले एक्यूज्ड को जानता नहीं होगा, नोट नोन। एक्यूज्ड को वो पहचानता नहीं होगा, जानता नहीं होगा, फिर ही वो टिप जो है रेलिवेंट होगी, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका इंटरोगेशन की स्टेज पे, कि ये टेस्ट करता है विटनेस की मेमोरी बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन एंड हेल्प करता है प्रोसिक्यूशन को डिसाइड करने में क्या, कि वो सभी या कोई एक उनमें से आई विटनेस है, ठीक है। If a prosecution case relies on a witness identification of the accused, the witness already knows the accused, there is no need for a tip. अगर प्रोसिक्यूशन का केस है जो किस पे रिलाई करता है, विटनेस की आइडेंटिफिकेशन पे, कि वो आइडेंटिफाई करेगा एक्यूज्ड को, और वो विटनेस पहले से ही उस एक्यूज्ड को जानता होगा, तो वहां पे टिप की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर वो जानता ही होगा तो वहां पे टिप की क्या जरूरत होगी। टिप जो होती है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती, पर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। टिप जो होती है वो क्राइम से के बाद जल्दी ही हो जानी चाहिए, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं किसी केसेस के जहां पे उसी वक्त नहीं हो सकती, तो उसमें टाइम की वेरी हो सकती है, टाइम आगे पीछे हो सकता है। ये सब बेस करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे टिप का बहुत बड़ा टॉपिक है, वो उसके लिए हमें एक अलग क्लास चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टिप के बारे में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, द PDF लिंक ऑफ दिस क्लास इज इन डिस्क्रिप्शन. If you like this video, then please like, comment and share the video, and do subscribe the channel and click on the bell icon for the notification of next video. Thank you.